नमस्कार भैया हो। वंदे मातरम। आज कक्षा 7 की सामाजिक और राजनीतिक जीवन भाग 2 में से समानताओं के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे किस प्रकार की समानता है, किस प्रकार की नहीं है, इसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला है मताधिकार की समानता। मताधिकार की समानता के अपन शुरुआत करते हैं एक उदाहरण के द्वारा। कांता के वोट देने के लाइन में खड़े होने से होता है। पुनः उन विभिन्न लोगों की ओर देखा जो उनके साथ लाइन में खड़े। कांता अपने मालिक अशोक जैन को पहचान लेती है और अपने पड़ोसी छोटे लाल को भी। भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे वो उसका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीब हो या अमीर। इसे जैसा कि आप पिछले पाठ्य पुस्तकों में अपने पढ़ा है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अर्थात जिनकी उम्र 18 वर्ष की पूर्ण कर ली हो उनको वोट देने का अधिकार है, अर्थात वो कहलाते सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। और यह सभी लोकतंत्रों का आवश्यक पहलू है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर वयस्क स्त्री पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर जाति कुछ भी क्यों न हो, एक वोट का हकदार है। कांता वोट देने के लिए बहुत उत्सुक है। वह ये देखकर बहुत खुश है कि वह अन्य सबके बराबर है, क्योंकि उन सबके पास भी एक ही वोट है। परंतु जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, कांता के मन में समानता की आर्थिक वास्तविक अर्थ के बारे में शंका होने लगती है। वह क्या बात है जिसने कांता के मन में शंका पैदा कर दी और उसके जीवन की दिनचर्या देखी। वह एक झोपड़पट्टी में रहती है और उसके घर के पीछे एक नाला है। उसकी बेटी बीमार है, परंतु वह अपने काम से एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकती, क्योंकि उसे अपने मालिक से बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसा उधार लेने हैं। घरेलू काम की नौकरी उसे थका देती है और अंततः उसके दिन की समाप्ति पर फिर लंबी लाइन में खड़े होकर होती है। सरकारी अस्पताल के सामने लगी ये लाइन उस लाइन से भिन्न है जिसमें वो सुबह लगी थी, क्योंकि इस लाइन में खड़े अधिकांश लोग गरीब थे। अर्थात वोट देने का और लाइन के बारे में से ये समझ में आता है कि हमारे यहाँ पर वोट देने का सभी को समान रूप से अधिकार है। अगला है अन्य प्रकार की असमानताएं भी हमारे देश में मिलती है, जिसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। अन्य प्रकार की असमानताएं कांता उन लोगों में से एक है जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं और जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियां समानता से बहुत दूर है। निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य कारणों से भी समानता का सामना करना पड़ता है। इसका आज से हम निम्नलिखित 2 कहानियों को पढ़कर समझ सकते हैं। ये दोनों ही वास्तविक घटनाओं पर आधारित है और भारत में होने वाली विभिन्न प्रकार की असमानताओं पर प्रकाश डालती है। भारत में सामान्यतः प्रचलित असमानताओं में से एक है जातिगत व्यवस्था। यदि आप ग्रामीण भारत में रहते हैं तो जातिगत पहचान का अनुभव शायद बहुत छोटी आयु में ही हो जाता है। यदि आप भारत के शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो शायद ये सोचेंगे कि लोग अब जात पात में विश्वास नहीं करते, परंतु जरा एक प्रमुख समाचार पत्र के वैवाहिक वैज्ञानिक के कॉलम को देखें तो आप पाएंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीय के दिमाग में भी जाति कितनी महत्वपूर्ण है। आइए अब एक कहानी स्कूल जाने वाले एक दलित बच्चे के अनुभव के बारे में पढ़ें। दलित के बारे में आप पहले ही
पिछली वर्ष की पुस्तक में पढ़ा है। दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली कहीं जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। दलित का अर्थ होता है कुचला हुआ या टूटा हुआ, और इस शब्द का इस्तेमाल करके दलित ये संकेत करते हैं कि पहले भी उनके साथ बहुत भेदभाव होता था और आज भी हो रहा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक प्रसिद्ध दलित लेखक है। अपनी आत्मकथा झूठन में वे लिखते हैं कि स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, वह भी ज़मीन पर। अपने बैठने के लिए तक आते आते चटाई छोटी पड़ जाती थी। कभी कभी तो एकदम पीछे के दरवाजे के पास बैठना पड़ता था, जहाँ से बोर्ड पर लिखे अक्षर धुंधले दिखाई देते थे। कभी कभी बिना कारण पिटाई भी कर देते थे। जब वे कक्षा 4 में थे, प्रधानाध्यापक ने ओम प्रकाश स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को कहा। वे लिखते हैं कि लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था, जिसे साफ करने से मेरी कमर दर्द करने लगी थी। धूल से चेहरा सिरटा गया, मुंह के भीतर धूल घुस गई थी। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन निगाह मुझ पर टिकी थी। पानी पीने तक की इजाज़त नहीं थी। पूरा दिन में झाड़ू लगाता रहा। स्कूल के कमरों की खिड़कियों दरवाज़ों से मास्टर और लड़कों की आंखें छिपकर तमाशा देख रही थी। ओम प्रकाश से अगले 2 दिन तक स्कूल खेल के मैदान में झाड़ू लगवाई जाती रही, और ये क्रम तभी रुका जब उधर से गुजरते हुए उनके पिता ने अपने बेटों को झाड़ू लगाते देखा। उन्होंने शिक्षक को साहसपूर्वक सामना किया। ओम प्रकाश का हाथ पकड़ के स्कूल से बाहर जाते हुए ऊंचे स्वर में सबको सुनाते हुए कहा, मास्टर हो इसलिए जा रहा हूँ, पर इतना याद रखें मास्टर, ये पढ़ेगा इसे मदरसे में, और यूँ ही नहीं इसके बाद और भी आवेंगे पढ़ने को। दूसरी कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जो भारत के एक बड़े शहर में घटी और देश के अधिकांश भागों में ऐसा होना एक सामान्य बात है। ये कहानी श्री और श्रीमती अंसारी की है, जो शहर के किराए पर एक मकान लेना चाहते थे। वे पैसे वाले थे, इसलिए किराए की कोई समस्या नहीं थी। वे मकान ढूंढने में मदद लेने एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। डीलर ने उन्होंने बताया कि वो कई खाली मकानों के बारे में जानता है, तो किराए पर मिल सकते हैं। वे पहला मकान देखने गए। अंसारी दंपत्ति को मकान बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मकान लेने का निर्णय कर लिया। फिर जब मकान मालिक ने उनके नाम सुने तो वे बहाने बनाने लगे और मांसाहारी लोगों को मकान नहीं दे सकती, क्योंकि इस बिल्डिंग में कोई भी मांसाहारी व्यक्ति निवास नहीं करता। प्रॉपर्टी डीलर और अंसारी दंपत्ति दोनों ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि पड़ोस से मछली पकाने की गंध आ रही थी। उनके सामने उन दूसरे और तीसरे मकानों में भी जो उन्हें पसंद आए थे, यही बहाना दोहराया गया। अंत में प्रॉपर्टी डीलर ने सुझाव दिया कि क्या वे अपना नाम बदलकर श्री और श्रीमती कुमार रखना चाहेंगे। अंसारी दंपति ऐसा करने की चुनी थी, इसलिए उन्होंने कुछ और मकान देखने का निश्चय किया। अंत में लगभग 1 महीने ढूंढने के बाद उन्होंने एक मकान मालिक मिला जो उन्हें किराए पर मकान देने को तैयार हुआ। तो अपनी इस माध्यम से अपन समझते हैं कि हमारे देश में किस प्रकार की समानता है और किस प्रकार की असमानता है। अगले पार्ट में, अगले वीडियो में हम भारतीय लोकतंत्र की समानता, मानवीय गरिमा का मूल्य आदि के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।